हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम और हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 2 दैट इज रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है। इसके पहले हम फटाफट से देख लेते हैं कि हमने जो लास्ट वीडियो में सीखा था वो हमने सीखा था कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर इट्स बेसिक फंक्शंस। अब देखते हैं कि रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो देयर आर डिफरेंट व्यूज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला आता है यूजर व्यू। सो यूजर व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वेरीज बाय इंटरफेस बीइंग यूज्ड। मतलब हम जैसे कंप्यूटर के लिए हम जहाँ पे कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं तो यूजर के लिए वो एक क्या होता है, इंटरफेस। जैसे कि हमारे पास है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सिस्टम यूनिट। तो ये सबको हम यूज करके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं जिससे हम रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर सके, अपना वर्क हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो यूजर का इससे परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। तो ये हमारा यूजर व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब देखते हैं सिस्टम व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एज अ सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम बिकम्स अ रिसोर्स एलोकेटर, क्योंकि हमारे पास हार्डवेयर एंड सीपीयू सॉफ्टवेयर और ये जो सीपीयू टाइम है, मेमोरी स्पेस, फाइल स्टोरेज स्पेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारे हमारे रिसोर्सेस हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज अ मैनेजर फॉर दीज रिसोर्सेस। तो ये हो गया हमारा सिस्टम व्यू ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखते हैं हमारे पास अलग अलग तरह के जो सिस्टम्स होते हैं वो कौन से। पहले आता है मेन फ्रेम सिस्टम्स। तो मेन फ्रेम सिस्टम्स वेर द फर्स्ट कंप्यूटर यूज टू टैकल मेनी कमर्शियल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बहुत ही बड़े साइज के होते हैं और इसमें सारे जो कमर्शियल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस वो हमारे रन होते हैं। तो ग्रोथ ऑफ मेन फ्रेम वो हमारा बहुत पहले से स्टार्ट हुआ है, जिससे हम एक एक एप्लीकेशन को रन करते थे। हम टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे, फिर उसके साथ यूजर का इंटरेक्शन होता था। अब आता है बैच सिस्टम। तो अर्लियर क्या होता था, हमें जो सिस्टम में अगर हमें कंप्यूटर में प्रोग्राम को रन करना होता था तो हम बैच सिस्टम यूज करते थे, जिसमें हम कंप्यूटर को लाके जॉब सबमिट करेंगे और फिर बैच वाइज वो हमारा जॉब एक एक करके एग्जीक्यूट होगा। तो इसको हम बोलते थे बैच सिस्टम। मेमोरी लेआउट फॉर सिंपल बैच सिस्टम। तो यहाँ पे एक साइड में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता था और दूसरे एरिया में यूजर प्रोग्राम को हमें लोड करना पड़ता था। और जैसे ही हम यूजर प्रोग्राम को लोड करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक एक करके यूजर के जो प्रोग्राम होते थे वो यूजर से इनपुट लेता था और वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता था। तो ये बैच सिस्टम का एक सिंपल आर्किटेक्चर है। फिर आता है मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम, जिसमें हम एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो ये तो जॉब शेड्यूलिंग के थ्रू पॉसिबल है। जॉब शेड्यूलिंग, सो जॉब शेड्यूलिंग में क्या होता है कि हम हमारे पास बहुत सारे जॉब्स होते हैं और इसको हम एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आजकल के जो भी कंप्यूटर्स है उसमें हमें मल्टी प्रोग्रामिंग देखने को मिलता है, क्योंकि हम एक साइड में ब्राउजर यूज कर रहे हैं, दूसरे साइड में हमने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या कोई भी VS कोड या कोई भी एप्लीकेशन भी ओपन करके हम रन करते हैं। तो ये हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग है। इससे क्या होता है, जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन वो इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज यूजर का इंटरेक्शन जब होता है तो उसको यूजर को एग्जीक्यूट करने में बहुत टाइम लगता है। जैसे अगर हम कोई छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमें कोड टाइप करने में बहुत टाइम लगता है और कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने में सिर्फ फ्यू सेकेंड्स का टाइम लगता है। तो इस टाइम को हम क्या कर सकते हैं, जब यूजर कोड टाइप कर रहा है तो हम दूसरा प्रोग्राम यूजर को एग्जीक्यूट करने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से मल्टी प्रोग्रामिंग करके हम बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ कंप्यूटर में रन कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, यूज कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ती है। और ये सारे जो जॉब होते हैं ये जॉब पूल में होते हैं और एक एक करके इसको हमें एग्जीक्यूट करना है। तो ये देखिए, ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हम मेमोरी में जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, ऐसे हम बहुत सारे जॉब्स यहाँ पर लोड कर सकते हैं और फिर एक एक करके जॉब्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस सिस्टम को हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम।
फिर आता है टाइम शेयरिंग सिस्टम और इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग। सो टाइम शेयरिंग इज आल्सो कॉल्ड एज मल्टीटास्किंग। इट्स अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। यहाँ पे क्या है, सीपीयू एक साथ मल्टीपल जॉब्स को एग्जीक्यूट करेगा और एक जॉब से दूसरे जॉब को स्विच करता है। तो ये जो स्विच है ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है। जैसे अगर जॉब 1 एग्जीक्यूट होगा, उसके थोड़े टाइम के बाद वो कंप्लीट नहीं होगा, बट हम जॉब 2 में स्विच कर सकते हैं, फिर जॉब 2 के बाद जॉब 3, फिर जॉब 3 के बाद जॉब 4, और फिर हम वापस जॉब 1 में आ सकते हैं। तो इस तरह से हम एक के बाद एक जॉब को थोड़ा थोड़ा एग्जीक्यूट करके दूसरे जॉब में जा सकते हैं और फिर वापस हम पहले जॉब में रिटर्न हो सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम और इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग। फिर आता है इंटरप्ट्स। तो इंटरप्ट्स क्या करता है, ट्रांसफर कंट्रोल टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन ग्रेजुअली थ्रू द इंटरप्ट वेक्टर। इंटरप्ट वेक्टर यूज करके हम इंटरप्ट को कंट्रोल भेज सकते हैं। तो इंटरप्ट आर्किटेक्चर में सेव द एड्रेस ऑफ द इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। मतलब अगर हमने एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त हमें कोई कीबोर्ड से इनपुट लेना है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये एड्रेस हमारा इंटरप्ट में सेव हो जाएगा। इसका एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन वो हमारा सेव हो जाएगा और फिर हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। और जैसे ही हम इंटरप्ट कंप्लीट करेंगे तो ये वापस हम उस लाइन को मेमोरी में लोड करके इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटरप्ट फंक्शन होते हैं। नाउ इंटरप्ट हैंडलिंग, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरप्ट ड्रिवन, और इसमें यूजर इनपुट आउटपुट ये भी एक टाइप का इंटरप्ट है जिससे हम यूजर से इनपुट लेते हैं। जैसे कि अगर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा टू ऐड 2 नंबर्स, तो हमें यूजर से इनपुट लेना है टू एंटर द फर्स्ट नंबर, देन टू एंटर द सेकेंड नंबर एंड देन टू ऐड द 2 नंबर्स। तो हमारे 2 बार इंटरप्ट इनपुट आउटपुट इंटरप्ट कॉल होगा और हम यूजर से इनपुट लेंगे। अब आता है इंटरप्ट हैंडलिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिजर्व्स द स्टेट ऑफ द सीपीयू बाय स्टोरिंग रजिस्टर्स एंड प्रोग्राम काउंटर डिटरमाइन विच टाइप ऑफ इंटरप्ट हैज अकर्ड। तो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरप्ट हो सकते हैं, जैसे कि पोलिंग या फिर वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग कोड है जिससे हम इनको हैंडल करेंगे। अब इंटरप्ट टाइमलाइन देख लेते हैं। यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूशन, ये हमारा टाइमलाइन है। जैसे ही इंटरप्ट होगा तो ये क्या होगा, इंटरप्ट प्रोसेसिंग पे चला जाएगा और फिर ट्रांसफर डन, देन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद वापस हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर देख लीजिए। आफ्टर IO starts, control returns to user program only upon the input output completion. So wait instruction idles the CPU until next interrupt. Wait loop contention of for memory access almost one IO request is outstanding at a time and no simultaneous input output processing. So इस तरह से क्या है, इनपुट आउटपुट का हमारा जो एग्जीक्यूशन है उसके लिए हमारे पास बहुत सारे वेट इंस्ट्रक्शन, लूप इंस्ट्रक्शन, ये सब इंस्ट्रक्शंस को हमें यूज करके इनपुट आउटपुट को एग्जीक्यूट करना है। हमारे पास अलग अलग सिस्टम कॉल्स है। जैसे कि पहला आ गया सिस्टम कॉल, रिक्वेस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम टू अलाउ यूजर टू वेट फॉर द इनपुट आउटपुट कंप्लीशन। फिर आता है डिवाइस स्टेटस टेबल, contains entry for each input output device and the operating system index into input output device table to determine device status and to modify the table entry for to include the interrupt। मतलब ये जो 3 हमारे वेटिंग इनपुट आउटपुट कंप्लीशन के लिए हमारे पास अलग अलग सिस्टम कॉल्स है, वो हमें याद रखने हैं। सिस्टम कॉल, डिवाइस स्टेटस टेबल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंडेक्सेस, इसको हम यूज करेंगे। 2 इनपुट आउटपुट मेथड्स, एक होता है सिंक्रोनस और दूसरा होता है एसिंक्रोनस। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।